वालेकुम। कैफ 1 FR1 लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने बात शुरू की थी डेप्रिसिएशन के ऊपर, लेकिन क्योंकि एंड पे बड़ी थोड़ी सी बात हुई थी इसलिए ढेर सारी बात आज दोबारा करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमने एसी की बात की थी कि ये एसी हमने खरीदा ₹1,00,000 का और हमारी नीयत है इसको अगले 5 साल अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने की, लेकिन खर्चा तो आज हुआ। अब दो ऑप्शंस हैं। अगर लाइफ इस एसेट की 5 साल है, 1,00,000 इसकी कॉस्ट है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है कि सारे का सारा 1,00,000 हम यहां पर एक्सपेंस आउट कर दें। खर्चा हुआ है ना भाई, ₹1,00,000 में एसी खरीदा, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस के लिए हुआ कि नहीं हुआ? तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हुए ये ₹100 का खर्चा पहले साल में ही, अज्यूम करें ₹100 का एसी लिया, जरा जगह कम है मैंने ₹100 लिखा, ₹100 का ये एसी हमने खरीदा, तो ये ₹100 का ₹100 जो है ये पहले ही साल में एक्सपेंस आउट करने, क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो रही है। ये एसी हमें अगले 5 साल तक बिजनेस के रेवेन्यूज कमाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी इस एसी से हमें अगले 5 साल बेनिफिट आना है। तो इसकी सारी की सारी ₹100 की कॉस्ट जो है ये आज ही एक्सपेंस आउट कर देना तो गलत है। ये तो पहला साल रोएगा, मिसाल के तौर पर ये 2015 है, ये तो रोएगा, ये कहेगा सारे का सारा मुझे एक्सपेंस दे दिया, ठीक है। तो फिर हमने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, 16, 17, 18, 19 कोई बात नहीं, 5 साल इस्तेमाल करो और आखिरी साल में सारे का सारा एक्सपेंस आउट कर देना, फिर ये कर लेते हैं, ये सही है। अब 19 रोएगा, क्यों? कहेगा फायदा तो उठाया 5 सालों ने, एक्सपेंस सारे का सारा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तो सरासर ज्यादती है, ये तो खुला तजाद है ना। तो ये 100 इधर फेंकना है, ये तो इतना ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा जी, और ना ही इधर सारे का सारा 100, बल्कि कोई सिस्टमैटिक बेसिस पे एलोकेशन करो इस ₹100 की ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अगर ये 5 साल पे, सिस्टमैटिक एलोकेशन का मतलब होता है कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई तरतीब हो। वो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल हमने आज एक ही पढ़ना है, शायद कल भी वही एक चले, परसों जाके शायद दूसरा में पढ़ाऊं, ठीक है ना। इसलिए बहरहाल सिस्टमैटिक एलोकेशन करो इस कॉस्ट की ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्या मैंने कहा जी चलो आप ऐसा करो, स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रिसिएट कर दो, आप इस 100 को डिवाइड बाय 5 कर दो, तो क्या आंसर आएगा? 20 रुपए, बोलो 20, 20, 20, 20 और 20। अब बिल्कुल ठीक है, 5 साल पर इसके फायदे फैले हुए हैं, तो इसकी कॉस्ट को, ये खर्चा जो है, इस खर्चे को भी 5 साल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जिस दिन खरीदो उस दिन इसको एसेट बना लो और हर साल 20-20 रुपए एक्सपेंस आउट करते जाओ यहां तक कि ये 100 का 100 क्या हो जाए, अगले 5 साल में एक्सपेंस आउट हो जाए। तो ये जो हमने एलोकेशन की है ₹100 की कॉस्ट की, यहां पे ₹100 हमने खर्च किया, इस ₹100 को हमने 5 साल के अंदर खत्म किया। तो ये जो हमने एलोकेशन की, एलोकेशन ऑफ व्हाट? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक आसान सी डेफिनेशन की डेफिनेशन भी है जो बचपन में बच्चों को पहले सिखा दी जाती है, ठीक है। वो आसान सी डेफिनेशन क्या है कि डेप्रिसिएशन है एसेट की वैल्यू में कमी ड्यू टू यूज ओवर पैसेज ऑफ टाइम। एसेट जो इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होने के साथ साथ वैल्यू लूज करता है, ये वैल्यू का लॉस जो है ये डेप्रिसिएशन है। बात तो एक ही है। आप कह लीजिए 100 का एसेट खरीदा था, हर साल 20-20 रुपए की वैल्यू लूज कर गया। मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी और टेक्निकल बात क्या है, आपने ₹100 की कॉस्ट को 5 साल पे एक्सपेंस आउट किया। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ आ गई है? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की मुश्किल वाली डेफिनेशन क्या है? इट इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। हाइब्रिड वालों नजर आ रहा है यहां तक? एंड तक हाइब्रिड वालों, एंड तक आखिरी बच्चे बता दें, ठीक है। इस क्लास में नजर आ रहा है यहां तक? इससे नीचे नहीं जाऊंगा, यहां तक, सिर्फ यहां तक, ये जहां मेरी उंगली पड़ी हुई है, सिर्फ यहां तक। बाकी ये सीट्स ऊपर करवा देते हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन वीक में भी जी। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, लिख ले। वैसे कोई ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन नहीं आपसे उसने पूछनी, लेकिन चल एक कॉन्सेप्ट है ना, एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ अच्छा होता है, लिखी हुई चीज़ अच्छी होती है, वक्त जरूरत समझ रहती है और काम आती है। कल आप बुकर डेप्रिसिएशन के बारे में बताया नहीं था, मैं कहूँगा जरा ओपन करो लेक्चर 14 है ना, लेक्चर 14 अपने रजिस्टर में, वहाँ पे लिखा होगा डेप्रिसिएशन, मैंने ये लिखवाया था। ऐसे मैं किया करूँगा, हाँ जो लिखवाता हूँ ना मैं, बाद में फिर मैं पकड़ भी लेता हूँ बच्चों, ठीक है। ये तो है मुश्किल वाली डेप्रिसिएशन की मुश्किल वाली डेफिनेशन। आसान वाली भी है, वो क्या है? इट इज लॉस
और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर ये है, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? लॉस या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहरहाल जो पसंद आए लिख लो, दोनों लिखने दोनों लिख लो, लेकिन और जरूर लिख लेना, ये ना हो बाद में आप कहो जी ये दो अलग अलग कोई चीजें हैं, ठीक है। डिक्रीज इन, एक मिनट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज। जी कोई क्वेश्चन आ रहा है? टेस्ट है जी, सुबह कह रहे हैं उसका क्या सिलेबस होगा? जितना आज तक पढ़ लिया उसका सिलेबस होगा, हमेशा के लिए याद रखना। टेस्ट से एक दिन पहले तक जो पढ़ा होगा, तो शायद मैं ना डालूँ फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन, लेकिन बेसिक्स को अब आपको कहीं से भी कुछ भी कर लूँ, आप तो तैयार हैं उसके लिए। ज़्यादा टाइम लग गया, पिछली बार मेरे 12 लेक्चर लगे थे, इस बार 13 लग गया। नालायक क्लासें नहीं, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा जी, यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, ठीक है जी। कल हमने जो मेथड पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था, ठीक है। क्या है जी फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट। ये फॉर्मूला भी लिखवा दिया था। हाँ, वो सवाल दिए थे होमवर्क में, वो सवाल मैंने आज आपको करवाने हैं। 3 सवाल करवाऊंगा 5 में से 2 बिल्कुल जैसे सवाल होंगे ना, उन जैसा दूसरा सवाल होगा, तो इसलिए वो फिर आप दोबारा कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर ना कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिनमें सबसे पहली बात है, मुझे आप बताएं पहले तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नाम की ये जो चीज़ आ रही है, ये एब्सोलूट फिगर होती है या एस्टीमेट होता है? एब्सोलूट क्यों नहीं होती है, एस्टीमेट होता है? तो एस्टीमेट क्यों होता है बताएं। रेजिडुअल वैल्यू है क्या, पहले तो ये बताएं। बड़े आप कह रहे हैं एस्टीमेट है, एस्टीमेट है। अब मैं बताता हूँ, रेजिडुअल वैल्यू ये है, आज आप जब एसिड खरीदते हैं, आज पहले दिन जब एसिड खरीदा, इस दिन खड़े होकर आप एक अंदाजा लगाते हैं कि ये एसिड अपनी यूजफुल लाइफ के एंड पे हमें इतने पैसे ला कर देगा। जिस दिन आज आपने ये एसिड खरीदा है, उस दिन खड़े होकर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एसिड आज से लेट से 10 साल बाद, आपने 10 साल 5 साल का इरादा किया, एसिड को हमने कितना इस्तेमाल करना है? 5 साल इस्तेमाल करना है। अगर आपने एक इरादा किया है, नियत की है कि आपने इस एसिड को 5 साल इस्तेमाल करना है, तो जिस दिन एसिड खरीदते हैं ना आप, उसी दिन खड़े होकर आप कहते हैं कि ये एसिड अपनी लाइफ के एंड पे ना, हमारा अंदाजा है कि इतने रुपए दे जाएगा। तो ये जो अंदाजा आपने लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर लगाया कि लाइफ के एंड पे इतने पैसे ला कर दे देगा, इसको कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? पता नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, मैं दोबारा लिखता हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ मैंने अमाउंट एक्सपेक्टेड। ये मुश्किल लगे ना अंग्रेजी तो परेशान ना हुआ करें उससे, ठीक है। उससे आसान अब बना दूंगा फिर अगर मुझे ज़्यादा मुश्किल लगा तो। वैसे 2-3 मुश्किल वर्जन से एक आसान पिछली क्लास में बनाया था। बहरहाल, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब क्या है? मिलेगी, ओके, एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ। ओके, अब नजर आ रहा है सही? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ। कब लगा रहे हैं ये एस्टीमेट एक्सपेक्टेशन? ये अमाउंट एक्सपेक्टेड क्या है? एस्टीमेट लगा रहे हो ना आप, एक्सपेक्टेड अमाउंट रिसीव, एस्टीमेट लगा रहे हो, अंदाजा। ये क्या है? एक्सपेक्टेशन का मतलब एक्सपेक्टेशन, अंदाजा, ठीक है ना। एस्टीमेट भी कहते हैं इसको, एस्टीमेट लगाते हैं आप, उर्दू में इसको कहा जाता है अंदाजा। तो अंदाजा लगा रहे हो आप, ये अंदाजा किस दिन खड़े होकर लगा रहे हो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। जब डिस्पोजल चौथे 5वें दिन जाकर हम शुरू करेंगे ना, तो उसमें सेल प्रोसीड्स आएंगी, यानी कि हमने एसेट बेचा और इतने पैसे आ गए। वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसलिए जरा मैं जोर दे रहा हूं आज इसके ऊपर। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? आपने एसेट की लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर एक एस्टीमेट लगाया है कि ये एसेट अपनी लाइफ के एंड पर हमें इतने पैसे लाकर दे देगा। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये बात भी मैंने आपसे कर दी थी कि अगर 100 रुपए आईसीएसी की कॉस्ट है और हमारा अंदाजा है कि 40 रुपए ये 5वें साल के एंड पे बिक जाएगा, तो पूरे 100 को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? उस कॉस्ट को एक्सपेंस बनाना। भाई 100 का 100 तो एक्सपेंस बन ही नहीं रहा, 40 तो में वापस आ रहे हैं, तो याद है, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा था ना कल, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। बात समझे हो? अच्छा, तो अब बात ये हो रही थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? ये एक एस्टीमेट है। वैसे तो चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग जब सिखाऊंगा तो ये बात दोबारा करूंगा, लेकिन चलो अभी जरा बुनियाद बन रही है, यहाँ पर भी 2-4 बातें आपको फीड कर दी जाए, वहाँ पे फिर काम आ जाएंगी।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एस्टीमेट क्यों है? क्योंकि इसमें यूज होने वाली बहुत सारी चीजें एस्टीमेटेड होती हैं, जैसे कि रेजुअल वैल्यू भी एक एस्टीमेट है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेहताब। और और क्या नाम है भाई वाइट शर्ट आपका? हारिस। हारिस और मेहताब ने जाके 1 to 5 निकलवाया नया, दोनों ने, ठीक है। आज ही घर वालों ने लेकर दे दिया इनको 1 to 5 के अब ये सीए क्वालिफाई करने तक यही है। तो इनका अंदाज़ा है कि 5 साल में इंशाल्लाह ये एएफसी तो कर रहा है ना, तकरीबन 5 साल में इंशाल्लाह ये जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो इन्होंने ये मेहताब और हारिस ने ये नियत की है कि 5 साल हम इस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कितने का आ रहा है आजकल? 2 लाख रुपए का 1 to 5 हो गया जी, ठीक है। अब 2 लाख रुपए का 1 to 5 इन दोनों ने खरीद लिया। अंदाज़ा नियत ये है कि 5 साल इसे इस्तेमाल करेंगे, और अंदाज़ा ये लगाते हैं आज खड़े होकर कि ये 5 साल इस्तेमाल करने के बाद ना कोई 50,000 का बिक जाएगा मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब 1 साल गुजरने पर मेहताब का मोटरसाइकिल ऐसे है जैसे अभी अभी शोरूम से आया। सुबह सवेरे उठ के भाई साहब यहाँ पे कपड़ा रखते हैं, बाहर जाके मोटरसाइकिल को साफ करते हैं, हर महीने वर्कशॉप पे जाता है, जंप पे आहिस्ता गुजारते हैं। इसके मोटरसाइकिल को देखकर लगता है कि ये तो अभी भी 5 साल चल सकता है, ऐसे जैसे चला ही नहीं है 1 साल, और लाइफ भी बदल रही है, अंदाजे बदल रहे हैं, ठीक है। और ये तो साल बाद महंगाई भी बढ़ गई, ये तो साल बाद 60,000 का बिक जाएगा 50 की बजाय। तो रेजुअल वैल्यू एक एस्टीमेट था, बदल गया। जबकि हारिस का मोटरसाइकिल जो है वो जिस दिन से खरीदा उसने कभी वर्कशॉप का मुंह नहीं देखा, ठीक है। जंप दे के और तेज चला के आता है, इसके ऊपर से उड़ा के गुजारना है मैंने, ठीक है। अब इसका मोटरसाइकिल 1 साल बाद जो देखते हैं लोग तो कहते हैं इसका तो 20,000 भी कोई नहीं देगा। तो एस्टीमेट था लाइफ के स्टार्ट में, रेजुअल वैल्यू ये चेंज हो सकता है, यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है। इसका मोटरसाइकिल साल बाद देखो तो लगता है अभी आगे और 5 साल चलेगा, उसका मोटरसाइकिल देखकर लगता है अगले ही साल कहीं बिखरा पड़ा होगा। यूजफुल लाइफ भी एस्टीमेट है, रेजुअल वैल्यू भी एस्टीमेट है, इवन डेप्रिसिएशन मेथड भी एक एस्टीमेट है। वो अब इंशाल्लाह बात करूंगा बाद में, ठीक है। सिर्फ कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्यूट एक्चुअल चीज़ होती है इस पूरे फॉर्मूला में, लेकिन फॉर्मूला में एक भी चीज़ एस्टीमेटेड है तो वो फिगर जो उसका आंसर निकलना है वो तो एस्टीमेटेड हो गई ना। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों एस्टीमेट है? क्योंकि इसके अंदर यूज होने वाला रेजुअल वैल्यू की फिगर ये भी एक अंदाजा होता है, यूजफुल लाइफ भी एक अंदाजा होता है। तो जब अंदाजों से फॉर्मूला बना है तो फिर जो आंसर आएगा वो भी क्या है, वो भी अंदाजा ही है, ठीक है। अच्छा, तो रेजुअल वैल्यू क्या हो गई जी? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ। और ये एस्टीमेट किस दिन कर रहे होते हैं? आज, जिस दिन एसेट खरीदा उस दिन खड़े होकर। और ये रेजुअल वैल्यू इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? इन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है। हो रही है ना। एक और बात, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, ये 2 चीजें। यूजफुल लाइफ हमारी नियत से पहले इकोनॉमिक लाइफ देखो, असल लाइफ क्या है एसेट की। देखो, हम जिस अरसे के लिए एसेट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि उस एसेट की असल में लाइफ ही इतनी हो। जो 1 to 5 है वो तो शायद अभी 85 मॉडल भी फिर रहा होता है, 72 करोला भी रोड पे नजर आ जाती है। तो हो सकता है बनाने वाले ने इस एसेट को बनाया हो 25 साल की जिंदगी के लिए, ड्यूरेबल जी। 25 साल तक तो कहीं नहीं जाता ना, उससे ऊपर भी चल जाए तो बोनस है, 25 साल तो कहीं नहीं जाता। तो ये क्या है 25 साल? उसकी इकोनॉमिक लाइफ। क्या है जी? इकोनॉमिक लाइफ। असल जिंदगी कितनी है उसकी? 25 साल। हमने अपने बिजनेस के अंदर इस एसेट को इस्तेमाल करने की जो नियत की है, हमारी इंटेंशन जो है वो इस एसेट को सिर्फ 5 साल इस्तेमाल करने की है। तो हमारी बला से चाहे 25 साल है चाहे 2500 साल है उस एसेट की लाइफ, हमें उससे क्या लेना देना? हमारी नियत क्या है, हमने इस एसेट को बिजनेस में कितने अरसे इस्तेमाल करना है? 5 साल। तो फिर 5 साल कहलाएगी हमारी नियत वाली, इंटेंशन ऑफ बिजनेस वाली लाइफ, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या होती है जी? कि बिजनेस की इंटेंशन इस एसेट को कितना अरसा इस्तेमाल करने की है। यूजफुल लाइफ क्या है जी? बिजनेस इस एसेट को कितना अरसा इस्तेमाल करने की नियत रखता है। और इकोनॉमिक लाइफ उस एसेट की असल लाइफ है कितनी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा एक एसेट 25 साल की जिंदगी वाला हो सकता है, लेकिन हमने नियत की है बिजनेस में उसको 5 साल इस्तेमाल करेंगे और फिर बेच देंगे, फिर नया ले लेंगे। तो फिर हमारे लिए फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक लाइफ की कोई हैसियत रह जाती है? इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ अगर डिफरेंट हो सवाल के अंदर तो इकोनॉमिक लाइफ को इग्नोर करेंगे हम, हमारे लिए रेलेवेंट क्या होगा? यूजफुल लाइफ, ठीक है। सही है ना। ये मैंने इसलिए बता दिया कि पर्चे के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों लाइफ दे दे, ठीक है। पर्चे में अगर सिर्फ यूजफुल लाइफ दे अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो है ही हमारे लिए मतलब की चीज़। अगर इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों दे दे तो कौन सी वाली इग्नोर कर दोगे? इकोनॉमिक लाइफ, क्योंकि हमारी बला से वो 25,000 साल का हो एसेट, उसकी लाइफ में हमने कितना सोर्स इस्तेमाल करने की नियत की है? 5 साल। तो हमारे लिए रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट्स किसको यूज करेंगे? यूजफुल लाइफ को, ठीक है। सही है। तो अगर दोनों लाइफ दे तो कौन सी सिलेक्ट करोगे? यूजफुल लाइफ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सवाल में सिर्फ लाइफ लिख दे, वही यूजफुल लाइफ ज्यूम करेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है सवाल में सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ देते यूजफुल लाइफ दे ही ना,
तो फिर इकोनॉमिक लाइफ को ही यूजफुल लाइफ सफर करेंगे। 25 साल जिंदगी हमारी भी नहीं है, तो वही है। मसला सिर्फ तब आएगा जब सवाल के अंदर ये दोनों एट अ टाइम दे दी जाएं। तो ऐसी सूरत में किसको इग्नोर करोगे और किसको यूज करोगे? यूजफुल लाइफ। ठीक हो गया। एक ये पॉइंट भी था डिस्कस होने वाला जो कल नहीं किया था। अभी कल वाली डिस्कशन से आगे नहीं गया मैं, बल्कि अभी तो कल वाले सवाल भी करने हैं हमने। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो अब आने लग गया होगा कि जो एक दिन मुसीबत में डाल के भेजते हैं अगले दिन बता देते हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा ट्रस्ट करके मेरे ऊपर, आपको जो मैं मुसीबत में डाल के भेजूँ ना, उसको दरिया दिल्ली के साथ कबूल किया करो। यूँ समझा करो ऐसे जैसे सर ने गोली कराई थी और पर्चा आ गया, सर ने घर भेज दिया, थोड़ा बहुत पढ़ा के, अब पर्चे में वो सवाल आ गया। अब क्या करें, सर को गालियाँ तो देनी ही है, साथ थोड़ी सी पेपर में एफर्ट तो करेंगे कि आप 6 महीने का स्टेक है, ऊपर फीसों पड़ी हुई है, पर्चे में बैठे हैं, तो वो मेहनत एक बार मैं आपसे करवाता हूँ, अगले दिन सारा कुछ बता दो देता हूँ। थोड़ा सा आपकी तरफ से ना वैल्यू ऐड हो जाती है उस चीज़ के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर के फॉर्मूलाज ये आ गए, इसके अंदर भी थोड़ी डिस्कशन होगी हमारी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, मैंने कहा 100 रुपये मेरे एसेट की कॉस्ट है, जबकि अंदाजा है कि अपनी लाइफ के एंड पे ये 40 रुपये मुझे लाकर दे देगा। इसको हमने क्या कहा? रेजिडुअल वैल्यू। तो 100 रुपये को डेप्रिशिएट 100 रुपये को करेंगे या 40 को करेंगे? यानी 100 माइनस 40 जो आंसर आता है 60, ये है वो अमाउंट जिसने डिस्ट्रीब्यूट होना है ओवर यूजफुल लाइफ। ऐसे ही है। तो ये 60 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करने से जो अमाउंट आई है 60, इस 60 के अमाउंट को कहा जाता है अकाउंटिंग में डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या कहा जाता है जी? डेप्रीशिएबल। 100 रुपये कॉस्ट है, बोलो क्या ये डेप्रीशिएबल है? क्या इस 100 को डेप्रीशिएट करना है? नहीं। 40 रेजिडुअल वैल्यू है, क्या इसको डेप्रीशिएट करना है? नहीं। हमने कहा 100 माइनस 40 60 जो है ये है वो अमाउंट जो डेप्रीशिएबल है, यानी जिसको डेप्रीशिएट किया जाना है। ठीक है? तो ये भी कहीं इस्तेमाल ना हो जाए लफ्ज, तो ये बता दिया मैंने आपको यहाँ पर कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू से जो आंसर आता है इसे क्या कहा जाता है जी? डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये मैंने ग्रीन रेक्टेंगल लगा के ऊपर उसका लिखा हुआ है डेप्रीशिएबल अमाउंट। ठीक हो गया जी? तो सही है। अच्छा जी, चलें फिर अब कार्रवाई शुरू करते हैं आज की। आपको मैंने ये सवालात दिए थे होमवर्क में, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 कराता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन 2 करवाऊंगा, 3 आप खुद करेंगे, 4 करवाऊंगा, 5 आप खुद करेंगे, क्योंकि 2 और 3 बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेट का फ़र्क है, और 4 और 5 भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या है? डेट का फ़र्क। अच्छा जी, मिस्टर आतिफ हैज परचेज अ व्हीकल, इट्स कॉस्ट ऑन यकम जनवरी 2008 वॉज 50,000। इट्स लाइफ इज 4 ईयर। कौन सी लाइफ होगी फिर? यूजफुल लाइफ। कैलकुलेट डेप्थ फॉर 4 ईयर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। अब जी एक फॉर्मेट हम बनाएंगे, ठीक है, और आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की ट्राई की, घर पे हाथ खड़ा करें, किस किसने ये सवाल ट्राई किए थे? फ्रॉड लगा रहे हो ना सारे हाथ कैसे खड़े हो? किस किसने ट्राई नहीं किया था? वो हाथ ट्राई नहीं किया था, क्यों? एब्सेंट हो एक जुर्म, होमवर्क ना करके आओ दूसरा जुर्म। पूछो किसी से क्या हुआ है, वरना तो डबल नुकसान हो गया। हाँ भाई, बड़ी मेहरबानी। और इधर कौन था? हाँ, दिल नहीं क्या पढ़ने का? लाहौर को आउट स्टेशन को? कहाँ से आए हो? डीजी खान से आए हो? क्या करने आए? पढ़ने का तुम्हारा दिल नहीं कर रहा? पढ़ाई के अलावा सब कामों का दिल करता है तुम लोगों का। आप सर मत झुकाओ, भाई आंखों में आंखें डाल के देखो। चोरी करते हो? घर वालों ने ट्रस्ट करके भेजा, पैसे खर्चे सब कुछ किया, तो अगर इस टाइम के अंदर बेईमानी करोगे तो ये भी चोरी है ना। रोज़ पढ़ा करो, रोज़ का काम रोज़ किया करो। अच्छा जी, जिन बच्चों ने ट्राई किया उन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया होगा बिल्कुल, लेकिन ना मैं एक फॉर्मेट के ऊपर अब आप लोगों को डालने लगा हूँ आज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मेट असल में आगे बहुत सारे मुश्किल इस टॉपिक के बहुत सारे मुश्किल एरियाज में भी यूज़ हो जाएगा, इसलिए बुनियाद में ही यहाँ पर आपको उस फॉर्मेट में डाल देता हूँ। ठीक है ना? मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। सबसे पहले हम डेट लिखा करेंगे, मार्कर ही कोई नहीं करेगा भाई। पिछली क्लास में मैं मार्कर्स यूज़ कर रहा था, एक ही पड़ा। मार्कर्स ला दें यार, मार्कर क्लास से पहले काइंडली रख दिया करें 2 गुना में जी। ये देखिए प्लीज 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 प्लीज, बातें नहीं। डेट, एक कॉलम डेट का डाल दिया मैंने, दूसरा कॉलम हुआ करेगा डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में हम लिखा करेंगे ना हमने क्या करना है, कॉस्ट लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन करनी है, कोई फार्मूला है, कोई फ्रैक्शन है, वो हम यहाँ पर
अंग्रेजी में लिखेंगे वो लिख लिया करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर एसेट को लिख लिया करेंगे रुपीज। भाई बातें मत करें प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब किस दिन हमने ये एसेट खरीदा? 1 जनवरी 2008 पर 50,000 रुपए की कॉस्ट है इसकी, ठीक है। तो 1 जनवरी 2008 कॉस्ट 50,000। हाइब्रिड वालों नजर आ रहा है? सही सही नजर आ रहा है? फिलहाल क्योंकि छोटी मोटी फिगर ना नजर आ रहा है तो मैं बोल रहा था, पूरे ध्यान से देखा करो, ठीक है। ये लग रहा है ये कॉस्ट आपको नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो 1 जनवरी 2008 पर कॉस्ट कितनी है? अब डेप्रीशिएट करना है मैंने अगर एसेट को, तो डेप्रीशिएट करने के लिए मुझे साल में किसी एक बार करना चाहिए या हर रोज़ भी कर सकता हूँ? अच्छा देखो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है ना, फार्मूला से, ये जो फार्मूला हमने यूज़ करना है, फार्मूला क्या है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का? फार्मूला क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का फार्मूला क्या है? कॉस्ट कर तो भाई, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। तो जब हमने ईयर से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो ईयर से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो पर ईयर डेप्रिसिएशन होगी। पर ईयर डेप्रिसिएशन होगी। पर ईयर डेप्रिसिएशन को डिवाइड बाय 12 कर दो, पर मंथ आ जाएगी। पर मंथ डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, पर ईयर डेप्रिसिएशन है उसको डिवाइड बाय 365 कर दो, पर डे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो उसको आवर्स निकाल लो, पूरे साल के डिवाइड बाय आवर्स कर दो, पर और मिनट्स निकाल लो, डिवाइड बाय मिनट्स। यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो पर मिनट भी निकल सकता है, पर आवर भी निकल सकता है, पर वीक भी निकल सकता है, पर मंथ भी निकल सकता है। तो हम चाहें करना तो हम हर मिनट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं। हाँ, हम हर डे के एंड पे भी कर सकते हैं, हर वीक के एंड पे भी, लेकिन हम पागल नहीं है। या हम स्पेशल एक बंदा इसलिए रख लें कि वो दिन में बैठकर बस डेप्रिसिएशन की एंट्री करता रहे, जब उसके 12 घंटे के लिए उसको रखा हो, उसकी ड्यूटी खत्म हो तो एक और 12 घंटे वाला आ जाए। ऐसे नहीं करते हम। नॉर्मली अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, जिस दिन उनका पीरियड एंड होता है, यानी जिस दिन उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, वो उस दिन डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री एंट्री जो है, कैलकुलेशन और एंट्री, वो अगर 1 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस मंथ के एंड पे कर लेते हैं। 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगे हैं तो 6 महीने के एंड पे कर लेंगे, 6 महीने की डेप्रिसिएशन की एंट्री। अगर नॉर्मली जैसे होता है साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगे हैं तो फिर साल के एंड पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री एक बार हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर की बनाते हैं तो साल के एंड पर एक ही बार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाता है। आमिर भाई ऐसी चल जाएंगे इधर आगे। हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड पे बनाते हैं, साल की बनाते हैं, तो फिर नॉर्मली साल की पूरे साल कैलकुलेट नहीं की जाती, पूरे साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि ये ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालनी है फिगर, बस फजूल से ऐसे हर रोज थोड़ी करने बैठ जाएंगे कैलकुलेशन। साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं और फिर एक ही बार उसकी एंट्री पास करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहा है आतिफ ने 1 जनवरी 8 को ये एसेट खरीदा, 4 साल उसकी जिंदगी है, डेप्रिसिएशन 4 सालों की कैलकुलेट करनी है यूजिंग सीधी लकीर वाला मेथड, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी 2008 पे जो एसेट खरीदा, इसका पहला ईयर कब एंड हुआ? 31 दिसंबर 2008। अब मैं निकालने लगा हूं यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फॉर्मूला मैंने ये यूज करना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है सवाल के अंदर? 50,000 कॉस्ट है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? नहीं गिवन तो जीरो अज्यूम करेंगे, एक आध दिन लिखते रहेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर नहीं हुआ करेगी तो लिखा ही नहीं करेंगे, हुआ करेगी तो लिख लिया करेंगे। टाइम बचाने लगे तो याद कर रहे हैं ना, फिर टाइम बचाने लग जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 4 ईयर। पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी और पूरे साल की डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, क्योंकि ये एसेट 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 तक पूरा साल इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 12,500, ठीक है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, एसेट 1 जनवरी 8 में 50,000 का था, इस साल इस्तेमाल हुआ, 12,500 एक्सपेंस में चला गया, या दूसरे अल्फाज में मैंने आपको कहा था इसने 12,500 के बराबर वैल्यू लूज कर दी ड्यू टू इस्तेमाल, ड्यू टू इस्तेमाल इसने इतनी वैल्यू को लूज कर दिया। अब मेरा सवाल आपसे, क्या हमारी किताबों में ये एसेट जो है 12,500 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होने के बाद, यानी 12,500 वाली वैल्यू लूज करने के बाद, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे एक्सपेंस के तौर पे आज, ठीक है, वो वैल्यू लूज करने के बाद हमारा ये एसेट क्या हमारी बुक्स में अभी भी 50,000 में पड़ा है? हमारा ये एसेट अब 50,000 पर नहीं पड़ा। 12,500 तो इसकी वैल्यू में से कमी हो चुकी है ड्यू टू यूज। तो इसका मतलब अगर ईयर एंड 31 दिसंबर 2008 पर हम देखें तो ये एसेट हमारा कितनी वैल्यू पर नजर आना चाहिए? 37,000
500। हमारे एसेट की वैल्यू, और हमारी किताबों में, हमारी बुक्स में हमारे इस एसेट की वैल्यू कितनी है? 37,500। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग के अंदर बुक वैल्यू। क्या कहा जाता है जी? बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू 37,500। ठीक है जी। किस दिन की बुक वैल्यू है जी? बोले किस दिन की बुक वैल्यू है? यकम जनवरी 8 की है ना? यकम जनवरी 8 की ये बुक वैल्यू है। यकम जनवरी 8 का तो वो 50,000 का था। ये 31 नंबर 8 की बुक वैल्यू है। यहाँ पर डेट में लिख दूंगा 31 दिसंबर 2008। ठीक है। अच्छा, ये जो लफ्ज बुक वैल्यू है ना, इसके अल्टरनेटिव नेम्स और भी हैं। ठीक है, बुक वैल्यू को रिटन डाउन वैल्यू भी कहा जाता है। रिटन डाउन वैल्यू, इसको कैरिंग वैल्यू भी कहा जाता है, इसको कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है। ओके, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कहो, बुक वैल्यू कहो, कैरिंग वैल्यू कहो, कैरिंग अमाउंट कहो, सब चीज़ों का मतलब एक ही है। वो क्या है? हमारा एसेट किसी भी गिवन डेट पर हमारी किताबों में किस किस अमाउंट पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, ये एक ही चीज़ के नाम है। और वो चीज़ क्या है? एसेट की कॉस्ट में से उस दिन तक की डेप्रिसिएशन को माइनस करके वैल्यू बताओ। एसेट की कॉस्ट में से उस दिन तक की वैल्यू माइनस कर दें तो जो अमाउंट आती है उसे आप कहते हैं बुक वैल्यू। उसी को आप कहते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग। ठीक है, बात समझे हो? ये बात समझ आई है? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं जी। अगला साल आएगा, अगला साल 31 दिसंबर 2009 आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर ईयर एंड पे जाके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर होना है। ठीक है, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होना है, तो दूसरा मतलब ये भी है कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। तो परिचय में तो जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे होंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, तो एक बार फॉर्मूला लिख के दोबारा लिखेंगे ही नहीं, जरूरत नहीं है ना। सेम से फॉर्मूला लिखना है, लेकिन क्योंकि आज तो पहला दिन है और अभी चीज़ें याद कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ईयर सेम वही फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये फॉर्मूला लगेगा, तभी तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,500 आएगा। और 31 दिसंबर 2010 पर हमारा एसेट हमारी किताबों में कितनी वैल्यू पर आ रहा होगा? हाँ सॉरी 9 पर जी, कितने पर नजर आ रहा होगा? 25,000। इसका मतलब ये हुआ कि बुक वैल्यू फिर क्या बनी? बुक वैल्यू बनी कॉस्ट 50,000 में से 31 दिसंबर 9 तक की डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो वो 25,000 रुपये आएगा, या पिछले साल की बुक वैल्यू में से माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक है ना, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला एक साल आया 31 दिसंबर 2010। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैं लिखना भी पसंद नहीं कर रहा, लेकिन चलो आप लोगों के लिए मैं अब ये कड़वा घूंट भर लेता हूँ। 50,000 कॉस्ट है, माइनस रेजुअल वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है, ताकि ये कंक्लूड हो जाए बात पक्की तरह से कि स्ट्रेट लाइन का मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सेम होना है, हर साल सेम ही होगा ना। ठीक है, तभी डेप्रिसिएशन बराबर आएगी। तो 12,500, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। बुक वैल्यू भी समझ आ रही है ना? ओके, ये 31 दिसंबर 2010 पर एसेट हमारी किताबों में 12,500 पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी साल इसकी जिंदगी का आया, डेप्रिसिएशन सेम वही फॉर्मूला लिख देता हूँ। अब आज क्या करूँगा, मजबूर हूँ मैं आपको याद करानी ये बात। 4 ईयर से डिवाइड किया और 12,500 आ गया, और बुक वैल्यू कितनी हो गई? रेजुअल वैल्यू मैंने कहा था 0 होगी, देखो लाइफ के एंड पे 0 ही बचा है। ठीक है, तो ये क्या है जी? बुक वैल्यू 0। जी बेटा क्या कह रहे हो? बोल दो, कुछ नहीं होता। बुक वैल्यू अभी फॉर्मूला मैंने लिखा ही नहीं है अभी, तो ये देखो 50 में से 12,500 माइनस किया 37,500 आया, इसमें से 12,500 माइनस किया 25,000 आया, 12,500 माइनस किया 25,000 में से तो 12,500 आया, 12,500 में से 12,500 माइनस किया तो 0 आया। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा ही कोई नहीं, माइनस कर रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला कौन सा? 50 में से 12,500 माइनस करें, कौन सा फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो आ जाते हैं। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2011 पर ये एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया। क्या हो गया जी? फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया। फुल्ली डेप्रिशिएट एसेट होने का मतलब क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा सवाल भी करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल दूसरे भी बात कर रहा हूं कि फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट होता क्या है। फुल्ली डेप्रिशिएटेड
एसिड मैंने लिखा है हाइब्रिड वालों, ये देख लो क्या लिखा है मैंने, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड। अच्छा सुनो, आप सुनो सुनो सुनो, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसिड किसे कहते हैं कि जिसकी बुक वैल्यू हो जाए 0, ठीक है। या एक और बात भी कह सकते हैं इसको, कि ऐसे एसिड को कहा जाता है कि जिसकी जिसकी कॉस्ट और उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन इकट्ठी करो तो वो बराबर होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एसिड की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन अगर इकट्ठी कर लें तो उसको क्या कहेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मुझे खुद बताओ, एक एसिड जो है उसकी कॉस्ट है 100 रुपया और उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन इकट्ठी करें तो वो भी हो जाए 100 रुपया, तो मतलब तो वही हो गया ना, 100 में से 100 माइनस करोगे तो बुक वैल्यू क्या बचेगी, 0। ये दोनों बातों के करने का एक ही मतलब है। फुली डेप्रिसिएटेड एसिड यूं भी कह सकते हैं बुक वैल्यू 0 हो गई, यूं भी कह सकते हैं कि कॉस्ट बराबर होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट असल में तो ये आगे ही आएगा इंशाल्लाह, सवाल भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा असल में ना मेरी आदत इसी तरह से ही है, बात अभी आगे आनी है, टेस्ट होनी है, थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, आपके जहन में थोड़ी सी कहीं कहीं बैठ जाती है, कुछ परेशान होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ कहते हैं हाँ जब आएगा कह रहे हैं उस वक्त समझ आ भी जाएगी, लेकिन दिमाग के किसी कोने में बैठ जरूर जाती है। अब जब वो एक्चुअली बात, आप देखिए चेंज इन एस्टीमेट की बात मैंने आज कर दी आपके साथ कि एस्टीमेट लाइफ भी एस्टीमेट है और जो है वो रेजल वैल्यू भी एस्टीमेट है, तो जब एस्टीमेट अंदाजा है तो इनमें चेंज भी आ सकता है, इसकी काउंटिंग हमने सीखनी है। अब जिस दिन सीखेंगे तो मैं दोबारा तो सीधे बात करूंगा, रिवाइज हो जाएगा, जरा पक्का हो जाएगा। ऐसे ही ये सवाल करेंगे हम फुली डेप्रिसिएटेड एसिड का, ठीक है ना, तो वहां पे तफसील से अकाउंटिंग भी देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाए तो अच्छा है। क्या मैं ये कह रहा हूं, चौथे साल के एंड पे ये बाइक थी, क्या नाम था, मेहताब की बाइक थी, चौथे साल के एंड पे इसकी बुक वैल्यू क्या हो गई, 0। बुक वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, इसने एक नियत की थी 4 साल इस एसेट को इस्तेमाल करूंगा, 4 साल इस्तेमाल करने के बाद 4 साल पे डेप्रिसिएट करके इसकी बुक वैल्यू क्या हो गई, 0। अब क्या दुनिया की कोई ताकत से ये कह सकती है कि इसको मजीद इस्तेमाल ना करो मोटरसाइकिल को, ये चाहे तो इसको करता रहे इस्तेमाल। ये बात समझिएगा, इस्तेमाल करने पे कोई एतराज नहीं है, मजीद डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। फुली डेप्रिशिएट ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कॉस्ट थी वो सारी एक्सपेंस आउट हो गई, एक 100 रुपए की कॉस्ट थी, उसमें से 100 रुपए ही एक्सपेंस बनना था ना, वो बना लिया आपने। अब 100 का एसेट 150 की डेप्रिसिएशन तो नहीं चार्ज करवाएगा, एक जग पानी में से 2 जग के पानी के तो नहीं निकल आएंगे, उसमें एक जग की पानी वही निकलेगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट अगर अभी तो इस्तेमाल बहुत बात की बात है, 5 6 7 8 शायद लेक्चर्स के बाद एक सवाल आया हमारा, ऐसा हम करेंगे वहां पे फिर ये बात दोबारा करूंगा, लेकिन ये बात मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। फुली डेप्रिसिएटेड एसेट होता क्या है, जब एसेट की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है कि 1 2 3 4 सारी डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर दें तो ये क्या कहलाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट बराबर हो जाए या यूं कह लें बुक वैल्यू 0 हो जाए तो ये एसेट फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट कहलाता है। ये मजीद इस्तेमाल हो सकता है पर इसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप कहोगे फिर ये क्यों आपने 4 साल की नियत की थी, आप 10 साल की कर लेते। और भाई हमें लगता था 4 साल में फारिग हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी बड़ा अच्छा निकला, 4 साल पूरा डेप्रिशिएट कर लिया, उसके बाद देखते हैं एसेट चल रहा है तो हम पागल थोड़े खर्चा करने जाएंगे, चलाई जाएंगे ये, बस डेप्रिशिएट मजीद नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला जी कुछ, अगर हमने एक ज़्यादा किया 4 साल का लेकिन 2 साल में खत्म हो गया, वो चेंज इन एस्टीमेट है, लेकिन वो यूं नहीं होगा 2 साल के एंड पे खत्म हो जाएगा, फिर वो देखेंगे चेंज इन एस्टीमेट पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग पूरा एक लेक्चर लगेगा हमारा। अब वो लेक्चर आधा आधा होकर लगे, कैसे, एक लेक्चर के आखिरी 15 मिनट में कुछ समझा के आपको होमवर्क दे दूं जैसे होता है, और अगले दिन पूरा लेक्चर लगा दूं, या इकट्ठा पूरा लेक्चर भी लग सकता है। पूरा एक लेक्चर चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग हमने सीखनी है, ठीक है। उसके अंदर हम एसेट को खरीदेंगे, उसकी लाइफ के दौरान ही जो इतनी लाइफ हमने अंदाजा लगाया होगा, वो लाइफ 5 साल अंदाजा लगाएंगे, कभी वो कम हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाएगी। रेजल वैल्यू का अंदाजा लगाएंगे, कभी कम हो जाएगी कभी ज़्यादा हो जाएगी। डेप्रिसिएशन मेथड का अंदाजा लगाएंगे, वो चेंज हो जाया करेगा, तो उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे चेंज होने पर क्या करते हैं, वो अभी आपने सोचना भी नहीं है उसको, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, पूरा लेक्चर लगाएंगे। जी क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था वैसे? हाँ भाई साहब का बच्चों ने कहा था क्वेश्चन रिपीट किया करें, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि जी राधा 4 साल का है, वो 2 साल पे आ जाए, 3 साल पे आ जाए, तो मैंने इनको ये कहा कि ये चेंज इन एस्टीमेट कहलाता है, इसकी अकाउंटिंग हमने अभी सीखनी है। जी बेटा, चेंज इन एस्टीमेट ना पढ़ा है अभी हमने, ना डिस्पोजल हमने पढ़ा, जो पढ़ा है वो सामने समझ आ रहा है, डिस्पोजल अभी नहीं पढ़ना, अभी सोचना भी नहीं है, एसिड बेचते नहीं है, बेचने का रवाज ही नहीं है, बस खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं डेप्रिशिएट करते हैं, अभी तो 2 4 5 दिन सिर्फ यही सीखना है, ओके। फिर जिस दिन बेचना होगा उस दिन बेच भी लेंगे, फिर जिस दिन चेंज एस्टीमेट सिखाऊंगा उस दिन वो भी सीख लेंगे, वक्त आने पर। जी चलें आगे। जिस तरह बुक वैल्यू कम हो रही है पर ईयर, हाँ देखें भाई साहब का सवाल जो है वो मैं चाह नहीं रहा था कि इसका जवाब दूं, लेकिन चूंकि सवाल आ गया, भाई साहब कह रहे हैं कि आप हर साल 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो लाइफ कम नहीं होनी चाहिए, तो मेरे चांद हर साल मैंने कॉस्ट भी ली हुई है, मैंने फॉर्मूला ही नहीं बदला। जो आप चाह रहे हैं ना कि यहाँ 4 साल आए, यहाँ 3 आए, यहाँ 2 आए, यहाँ 1 आए, तो उसके लिए आपको चाहिए फिर आप पहले साल 50,000 को 4 पे डिवाइड करें, फिर 37,500 को 3 पे करें, फिर 25,000 को 2 पे करें, फिर 12,500 को 1 पे करें, फिर जवाब आपका वही आएगा।
क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में आप ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या WDV को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन ये बात मैं भी करना नहीं चाह रहा था, कहीं जहां इस्तेमाल होगा ना ये सवाल के अंदर ये कॉन्सेप्ट, वहां पे आपको समझा दूंगा एग्जांपल के साथ। बहरहाल चलो अच्छा है, ये भी बात हो गई। अच्छा है, जो बातें हो जाए अच्छा दिमाग में बैठ जाती हैं, जब प्रैक्टिकली आती हैं सामने वहां पर तो होनी ही होनी है दोबारा, तो उधर रिपीट हो जाती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या WDV को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहरहाल फिलहाल आप इसको छोड़ें, ये समझ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आपने फिलहाल क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हर साल डेफिनेशन ने बराबर आना है, हर साल डेफिनेशन ने बराबर आना है, या यूं कह लें हर साल फॉर्मूला रिपीट होना है। तो मैं ये बात चूंकि याद करवा रहा हूँ, हर साल फॉर्मूला रिपीट होना है, फॉर्मूला लिखा भी है, ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है। मिस्टर लतीफ हैज परचेज्ड आ पौधा प्लांट, ये पौधे वाला प्लांट है, ये फैक्ट्री वाला प्लांट है, ठीक है। इट्स कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2008 was 50,000. Its life is 4 years. Calculate depreciation expense for the year ended December 31, 8, 9 और 10। कर लेते हैं ये सवाल भी, कौन सा मतलब। क्वेश्चन नंबर 2। तो थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हो रहा है मेरे पे कि जो एक दिन मैं होमवर्क दे भेजता हूँ अगले दिन वो सारा तफसील से कराता हूँ। तो इसलिए किसी भी दिन क्लास के एंड पे आपको मुतमईन तो मैं भेज नहीं सकता घर को, लो तो जाल। हाँ, आगे थोड़ा सा कुछ अरसे बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं कि सवाल पूरा करना ही करना पड़ता है क्लास में, तो उनमें मजबूरन मुझे आपको भेजना पड़ेगा घर मुतमईन, वरना मैं थोड़ा परेशान ही भेजा करूँगा आपको घर, ताकि आप घर जाके एफर्ट करें। जो आपको मैं कह के भेजूंगा होमवर्क है उसमें एक चीज़ आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। मैं पूरा लेक्चर अगले होमवर्क के ऊपर लग रहा हूँ, आपने उससे परेशान नहीं होना, बस आपने ये समझना है कि यार बस यही था, पढ़ लिया, समझो पर्चे के अंदर ये सवाल आ गया, अब कुछ करना है तो बचना, नहीं तो नहीं बचना। तो रोज आपको ये थोड़ा अनसीन का एलिमेंट और थोड़ी एफर्ट जो है आपकी, ये आपकी मेंटल जो है ना वो एक्सरसाइज है, जिससे आपने फिर अकाउंटिंग आपके लिए आसान होगी, ठीक है ना बेटा। तो करते रहा कीजिए, जो काम दूँ थोड़ा सा उसको बोझ नहीं लेना, उसको अपने लिए चैलेंज लेना, ठीक है। बोझ तो तब होता कि मैं ये करवा के अगले दिन में अगला काम शुरू कर दूँगा, यार बस समझा दिया था ना, वो कर तो ली थी कल बात, बस ठीक है अब देख लो सोल्यूशन, देख लो कहीं से मैं सोल्यूशन दे दूंगा, चेक कर लेना खुद ही, समझ लेना, साथ वाले समझ लेना, ऐसे तो कभी नहीं करता ना। तो फिर आप लोग भी चैलेंज लिया करें, उसको खूब एफर्ट किया करें, अगले दिन तो सारी बात समझाई दी जाती है। अभी तक तो मेरा कल वाला लेक्चर ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डेट डैश ट्रिप PM, इधर कौन सवाल नहीं करना है, चलो अल्लाह ऐसे इन रूपीज जी। लतीफ साहब ने प्लांट खरीदा है 1 अप्रैल 8 को 50,000 का, तो 1/4/2008 कॉस्ट है 50,000, ठीक है जी। अब ये एंड आएगा, ठीक है, किया था ना ये भी ट्राई, मैं थोड़ा बहुत तो बता के भी भेजा था। एनीवे 31 दिसंबर 2008 आया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना था, मेथड कौन सा उन्होंने कहा है यूज करो, आए ना जरा, कहाँ हुआ स्ट्रेट लाइन, बताया नहीं है तो फिर मुंह उठा के स्ट्रेट लाइन, सर हमने तो पढ़ा ही एक मेथड है अभी भाई, 4 मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है आपके सिलेबस में, ठीक है। वो चारों पढ़ने के बाद भी सवाल खामोश हो तो यही लगाया करेंगे, ये बताना चाह रहा था, ठीक है। क्या मतलब, अगर सवाल खामोश हुआ करे तो कौन सा मेथड लगाया करते हैं, ये इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा था ताकि ये बात आज ही बता दी जाए, ताकि जब ज़्यादा मेथड्स पढ़ लो और सवाल आए सामने और मेथड के बारे में खामोश हो तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है हमने, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है तो 0 डिवाइड बाय लाइफ, यहाँ से आएगी हमारे पास पूरे एक साल की डेप्रीसिएशन, पूरे एक साल की डेप्रीसिएशन। तो पूरे एक साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है और चार्ज करनी है, क्यों, क्योंकि ये एसेट पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। डेप्रीसिएशन के स्टार्ट करने का रूल ये है कि डेप्रीसिएशन उस दिन से स्टार्ट करनी है जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, ठीक है। एक एसेट पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं जी पूरा साल उसकी वैल्यू लूज हो गई है पूरे साल के इस्तेमाल के बराबर, हालांकि पूरे साल के बराबर तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है वो, ठीक है। तो फिर वैसे तो मैं फिर भी किसी मौके पे जाके लिखवा दूंगा, लेकिन चलो आज चूंकि ये बात हो गई है तो उसको भी लिख लो। लिखना इसलिए जरूरी होता है कि वक्त जरूरत सनद रहता है और काम आता है, बाद में आप पकड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा अपने सफ़े के टॉप पे कहीं पे लिख लें, टॉप पे लिख लें बेशक कि डेप्रीसिएशन, इसको ना वैसे स्टैंडर्ड लिखता है कमेंसमेंट, छोटे कमेंसमेंट ऐसे नहीं, आप बस सादा अल्फाज में लिखें, डेप्रीसिएशन हम शुरू करते हैं उस दिन से
अंग्रेजी छोड़ो, उर्दू ठीक है, अपनी कौमी ज़ुबान। डेप्रिसिएशन हम उस दिन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी चल रही है खैर, जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। डेप्रिसिएशन हम उस दिन से शुरू करते हैं जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आज तो इतनी सिग्निफिकेंस नजर नहीं आ रही, आगे जाके बहुत नजर आएगी जी। डेप्रिसिएशन हम शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। अच्छा, अभी रोकने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एसेट ना बेच रहे हैं ना फुली डेप्रिशिएट हो रहा है। वैसे अगली बात, वैसे जबानी बता रहा हूँ, कोई लिखे ना, अभी मौका आने पे लिखेंगे, चाहे यहीं आकर लिख लेना चाहे वहाँ पर लिख लेना, जब डिस्पोजल करेंगे एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम रोक देंगे उस दिन जिस दिन एसेट को इस्तेमाल करना रोकेंगे, ठीक है, या एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन ये बात अभी लिखनी नहीं है, हाँ ये बात अभी नहीं लिखनी, ये रेलेवेंट मौके पे नहीं लिखेंगे तो अभी परेशान करेगी कर जाके, ठीक है। हमने डिस्पोजल भी करना है अभी 4-5 दिन, चौथे दिन मेरे ख्याल में कल और परसों, हाँ मेरे ख्याल में 2-3 लेक्चर्स के बाद हम डिस्पोजल की तरफ चल पड़ेंगे, तो ये वाला उसूल सामने आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे मैं लिखवा दूंगा। फिर मजीद 2-3 लेक्चर्स गुजरने पर फुली डेप्रिशिएट एसेट का एक सवाल कर लेंगे, या जब भी करेंगे तो मैं वहाँ पर भी उसूल लिखवा दूंगा। तो फिलहाल सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, डेप्रिसिएशन हम स्टार्ट करेंगे कब, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। ये अवेलेबल फॉर यूज बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है क्योंकि आगे जाकर इस पर भी मैच पड़ेगा, तो इसलिए आज ही याद करवा दिया। अभी फिलहाल सवाल खामोश है, तो जिस दिन खरीदा उसी दिन अवेलेबल फॉर यूज है, खरीद लिया ना, और उस दिन से यूज भी शुरू हो गया, बस ये असम्पशन हुआ करेगी खामोशी केस में, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2008 को ये एसेट खरीदा है हमने, तो इस दिन से ये यूज होना शुरू हो गया। अवेलेबल फॉर यूज उसी दिन होगा जिसमें खरीद कर लाए हैं, ठीक है। तो ये एसेट इस्तेमाल होना शुरू हुआ 1 अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ्स यूज हुआ हमारे साल में, 9 मंथ्स। अब मिसाल के तौर पे हमारे एक डेप्रिसिएशन आती है एक पूरे साल की 10 रुपये, मैं कहता हूँ कि मुझे ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए बल्कि 9 महीने की चाहिए, तो क्या करेंगे, 100 रुपये मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि डिवाइडेड बाय करो 12, ऐसे ही आ जाएगी पर मंथ। अब कितने महीनों की डेप्रिसिएशन चाहिए, इंटू कर दो 9, ठीक है। तो ये 9/12 भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जगह ऐसी नहीं हुआ करेगी कि मैं यहाँ पर ऐसे करके वो तो फिर यहाँ तक यही डेप्रिसिएशन निकल आएगी, ठीक है ना। तो जो आंसर इससे आएगा वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी, बोलो उसको डिवाइड बाय 12 इंटू 9 करना है ना, उसको उसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9/12, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ डेप्रिसिएशन कितनी आई इस साल में, 9375, जगह बच गई है जी, इधर ले आओ सारा सामान उठा के, आगे सवाल भी करना ना, चल भाई पहले सवाल की जगह बना भाई, एसेट रुपीज। इसको मुझे लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है, लगा दें यार, क्योंकि जब मैंने बैटरी कहना तो सब बाइक से लगा दें, नहीं वो शायद उधर गए थे। ओके, ये समझ आ गया, 9/12 ऐसे समझ आ जाता है, लिखना 9/12 आधा ईजी होता है, फ्रैक्शन लगाएंगे, यानी जिस साल एसेट पूरा साल इस्तेमाल ना हो, चाहे खरीदा लेट है इस साल पूरे में इस्तेमाल नहीं हुआ, या आगे जाकर 2-4 दिन में बिक जाएगा पूरा साल इस्तेमाल होने से पहले, तो दोनों सूत्रों में हम फ्रैक्शन लगा लिया करेंगे। फ्रैक्शन कब लगा करेगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए फ्रैक्शन लगा लेंगे बेटा, वो कैलकुलेटर ये लैपटॉप लगा लेंगे उचार लेंगे, तो बच्चे जो उधर देख रहे हैं ना तमाशा, वो रहने इधर देखें तमाशा, जो देख रहा है उसको पता लग गया जी। इतनी जोर की जबरदस्त बात आई हुई थी, मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए फ्रैक्शन तब लगेगा जब एसेट हमारे साल में खरीदा गया पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, या हमारे साल में बिक गया और पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर एसेट पहले दिन भी मौजूद है और आखिरी दिन भी मौजूद है, तो फिर ऐसे एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए फ्रैक्शन नहीं, यहाँ देखो पहले दिन आ गया था, कोई फ्रैक्शन नहीं लगाया था, ठीक है। अच्छा जी बताएं जी, बुक वैल्यू 40625 इज द बीवी, हाँ जी सबर से बेटा, ओके, इसको सीए भी कहते हैं इसलिए ज़रा सबर से जी। तो बुक वैल्यू क्या है जी, 27,625। अब अगला सवाल दिमागों में आता है कि ये होगा कैसे, क्या समझ रहे हैं आप लोग, मैं जो बात कर रहा हूँ उस तरह सोच रहे हैं, पता नहीं किस तरह सोच जा रही है आप लोगों की। मैं कह रहा हूँ कि आपके सवालों में दिमागों में सवाल आएगा, सवालों में दिमाग आएगा, रोज़ा भी सुन रहे ना, आपके दिमागों में सवाल आएगा कि ये क्या बात हुई, ये तो 9 महीने यहाँ पे डेप्रिसिएशन आई। अच्छा चलो ये सवाल अभी नहीं आएगा, जरा थोड़ा सा और आगे चल के आएगा, जरा 1 मिनट, 1 साल और डेप्रिसिएट करते हैं। 31 दिसंबर 2009 पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फॉर्मूला विल बी रिपीटेड, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, और फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे, क्यों, 9 के साल में तो ये पूरा साल अवेलेबल रहा है, यूज होता रहा है, तो फिर 12,500। अब यहाँ पर जहन के अंदर छोटा सा सवाल ये पैदा हो जाता है, इस तरह से तो एसेट पूरा 50,000 डेप्रिशिएट ही नहीं होगा, पहले साल में तो सिर्फ 9375 डेप्रिशिएट हुआ, अगले 3 साल में चलो 12 डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो बाकी का कहाँ जाएगा। तो मेरे दोस्तों बात ये है कि ये जो 3 महीने यहाँ बचे हैं
वो अगले आखिरी साल के अंदर 3 महीने आएंगे जब बिकेगा। इसलिए तो इसके सवाल के अंदर जैसे मैंने 3 साल पर रोक दी थी, कोई डिस्पोजल अभी नहीं पढ़ाया हुआ। बहरहाल कंफ्यूज ना हो जाए आप। देखो एसिड की लाइफ 4 साल ही है, ठीक है। वो हमारे 8 वाले साल में शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 में पूरी नहीं हुई, 12 के साल में भी 3 महीने चली गई। तो मतलब ये है कि हमारे एसिड की लाइफ हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही थी, इसलिए 3 महीने यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया, 9 महीने सॉरी यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया। अब 3 महीने वो अपने साल के, अपनी जिंदगी के आखिरी साल के अंदर जो हमारे पास आएगा उसमें सिर्फ 3 महीने डेप्रिशिएट होगा। होना 4 साल ही डेप्रिशिएट है, 9 महीने इधर, फिर पूरा साल और फिर 3 महीने आखिरी साल के अंदर, ठीक है। बहरहाल ऐसा ऐसा बातें समझ आती रहेंगी जी। जी 5वें साल में जाकर 3 महीने डेप्रिशिएट होगा। वो साल अभी मैंने लाया नहीं है, नहीं क्लास को थोड़े से एंड पे प्लीज। मैं अभी जल्दी छोड़ दूंगा ना, आज 40 मेरी क्लास खत्म होती है ना, 42 पे मैं छोड़ दूंगा क्लास। जी बेटा ये बात मैं नहीं बताता, क्यों? क्योंकि सवाल के अंदर देखें डेप्थ से निकालनी है 8, 9 और 10 की, निकालते हैं 8 और 9 की निकल आई है, 10 की भी निकालते हैं, सवाल खत्म, बस कहानी खत्म, मौका नहीं। अच्छा बुक वैल्यू भी लिख लेते हैं, क्या हो गया? बुक वैल्यू 125 31 दिसंबर 2010 डेप्रीसिएशन 50,000 माइनस 0 बटा 4 ईयर्स इक्वल टू 12,500 और बुक वैल्यू आ गई 625, ठीक है जी। सवाल चीज़ें खत्म हो गया, इसलिए वैसे मैं चाहूँ ना तो मैं 2 साल आगे डेप्थ निकाल के ये बात समझा सकता हूँ, आपको समझा ही देता हूँ यार, ऐसे मुसीबत पड़ी हुई है। वैसे आप लोगों को 31 दिसंबर 2011 आएगा डेप्रीसिएशन, फिर पूरा साल ही होगी डिवाइडेड बाय 4 ईयर। वैसे मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर में, ये नोट नहीं करने देना मैंने। अच्छा 12,500 मत करो, कहते मैं नोट नहीं करने देना, अच्छा जल्दी नोट कर लो, नहीं करना ना, जब जरूरत पड़ेगी तो नोट कर लेंगे मौका आने पे। जी कितना बचा? 125, ये बुक वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखो ये एसिड हमारे पास आया था 2008 में, 2008 के अंदर कितने महीने चला? 9। 2010 में पूरा साल। मत नोट करो, साथ साथ मत नोट करो, वैसे जो कर रहे हो नोट मत नोट करो, ये नहीं है रेलेवेंट सवाल के लिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को तकलीफ हो रही थी इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं लिखना, बस ऐसे घर पे कंफ्यूज हो गए, मौका आने पे कर लेना ये काम। 2008 में कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 9 महीने। 2009 में पूरा साल, 10 में, 11 में 3 साल और 9 महीने इस्तेमाल हो चुका। टोटल लाइफ इसकी कितनी है? अब जब हम 2012 में आएंगे और हम डेप्रिशिएट करना चाहेंगे तो क्या इसको पूरा साल डेप्रिशिएट कर सकते हैं? इसकी ज़िंदगी में तो बचे ही कितने महीने हैं? 3 महीने सॉरी। तो 31 मार्च 2011 पर इसको डेप्रिशिएट करेंगे। अब देखो फॉर्मूला वही, अच्छा 12 फॉर्मूला वही 50,000 माइनस 0 बटा 4 साल, यहाँ से आएगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लेकिन ये पूरे साल तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कितने साल, कितने महीने? 3 बटा 12। आंसर बताओ। 3125 ही होना चाहिए, पक्की बात है। तो 0 हो गई बुक वैल्यू, ये कह रहा था मैं। तो अल्टीमेटली 0, सवाल सेम था, सिर्फ डेट ऑफ परचेज बदली। अब उससे क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर हर साल 12.5 डेप्रिसिएट हो रहा था। यहाँ पे पहले साल में पूरा साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उस साल में 93.75, फिर 12.5 और आखिरी साल में 3125। ठीक है ना? तो ये कह रहा था मैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये अभी तक रिक्वायर्ड ही नहीं रखा था मैंने, इसीलिए। ओके नोट तो नहीं किया, खबर रख दी नोट को। ये 8, 9, 10 की डेफिनेशन कही थी ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेट लाइन मेथड है और डेफिनेशन बराबर नहीं आ रही। डेफिनेशन इसलिए बराबर नहीं आ रही क्योंकि पहले साल पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा एक छोटी सी बात और सुन लो, अब बात बढ़ ही गई है तो मैंने आपको ये कहा कि अक्यूमुलेटेड डेफिनेशन के बारे में क्या कहा? ये क्या होती है अक्यूमुलेटेड डेफिनेशन? आज तक जिस दिन खड़े होंगे उस दिन तक की। क्या हमें बुक वैल्यू या WDV निकालने के लिए कॉस्ट में से हर साल की डेफिनेशन माइनस करते हुए तरतीब से चलना जरूरी है, या हम किसी भी दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकाल सकते हैं एसेट की? ये जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू WDV कहते हैं इसको, रिटर्न ऑन वैल्यू, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, ये सब के सब जो है इनको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है? तो उसका आंसर बिल्कुल है जी। आप देख लें, कॉस्ट में से डेप्शन को माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आप कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन करेंगे ना, जिस दिन की आपको बुक वैल्यू चाहिए उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे
मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मुझे 31 दिसंबर 2010 की बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं कॉस्ट 50,000 में से 31 दिसंबर 2010 तक की डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके उसको माइनस कर दूंगा। अब चेक करते हैं 50,000 क्या है कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड, ये नहीं देखना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 10 अगर माइनस करें तो देखो ना मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा बुक वैल्यू का ये फॉर्मूला है, बुक वैल्यू कह लो या WDV कह लो, ठीक है, ये क्या फॉर्मूला है जी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मैंने आपसे कहा किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, आपने कहा जी बुक वैल्यू चाहिए मुझे एज ऑन 31 दिसंबर 10, तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप फिर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन भी निकाल दो मुझे एज ऑन 31 दिसंबर 10, ठीक है, अगर मुझे एक्यूमुलेशन इसकी निकाल दोगे तो कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं। तो बुक वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा जी 50,000 में से माइनस करो 31 दिसंबर 10 तक की डेप्रिसिएशन, तो 12,500 जमा 12,500 जमा 12,500 कितना हो गया 37,500, माइनस किया मैंने 37,500, आंसर आ गया, तो वही आंसर है, देखो 12,500 बुक वैल्यू आ रही है। तो ये बुक वैल्यू का फॉर्मूला भी लिख लो, बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बुक वैल्यू या WDV, रिटर्न ऑन वैल्यू है, बुक वैल्यू एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है, बुक वैल्यू या रिटर्न ऑन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जिस दिन की बुक वैल्यू चाहिए हो उस दिन तक की एक्यूमुलेशन को माइनस कर दोगे, उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 3 कर लेंगे आप, सेम है। नंबर 4 के अंदर सिर्फ रेट यूज हो रहा है, बाकी सब वैसे ही है। तो मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्मूला दो तरह से यूज कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू और यूजफुल लाइफ कर लें, या कॉस्ट माइनस रेजल्ट वैल्यू इनटू रेट कर लें। अब ये बच्चों को मैंने कहा था कि देखें 10,000 एक एसेट की अगर कॉस्ट है और उसकी लाइफ 10 साल है तो डिवाइड बाय 10 करें तो 1,000 डेप्शन पर ईयर आती है, सही है। अगली चीज को भी आपने नहीं पढ़ना, तो मैंने लिखा वो पहले वाला, ठीक है। अब इसी को मैंने उन बच्चों से पूछा था, मैंने कहा था अगर आपको परसेंटेज निकालनी पड़ जाए तो आप क्या कहोगे, सादा सी है ना ये चीज, डिवाइड बाय 10 का मतलब है 1/10, क्या है जी ये 1/10। अगर इसी को हम पर 100% में अगर हम बताना चाहें तो हम क्या कहेंगे 10%, 10वां हिस्सा है ना, 10वां हिस्सा, तो 100 में से 10वां हिस्सा कितना बनता है 10%, डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या है 1/10 होता है ना 10वां हिस्सा। तो परसेंट में, पर 100 में अगर यही बात बतानी पड़े परसेंटेजेस में, तो 100 के अंदर 1/10 कितना होता है 10%। तो आप कह सकते हैं कि 10,000 बटा 10 साल करें या 10,000 इंटू 10% करें, आंसर वुड बी सेम। एक और आजमाइश करते हैं, यही 10,000 का एसेट है और लाइफ है 5 साल, डिवाइड बाय 5 करें तो क्या आंसर आता है 2,000 आता है। अच्छा, ये 1/5 जो है अगर इसको परसेंटेजेस में पर 100 में अगर हम डिनोट करें तो ये कितना बनता है 20%। लेकिन ऐसे जुबानी थोड़े सोचना है, इसके लिए एक तरीका कार होगा हमारे पास, ठीक है। हम ये क्या कर रहे हैं, हम यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना हो, यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना हो, यूजफुल लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला है 1/लाइफ इंटू 100। अभी साथ साथ नोट ना करो, सिर्फ कैलकुलेटर उठाओ, सिर्फ पिक्चर बनवाऊंगा अभी आपको 1 मिनट, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेशन करो, कन्वर्जन ऑफ लाइफ इंटू रेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। लाइफ अगर 10 साल गिवन है उसको रेट में कन्वर्ट करना है तो जुबानी सोचते हो तो गलतियां लग सकती हैं, ठीक है, और जरा तुम आगे भी जाओगे फिर बात समझ नहीं आती। तो फॉर्मूला क्या है 1 यूजफुल लाइफ इंटू 100। तो करो जरा 1/10 इंटू 100। अगर 20 ईयर्स लाइफ हो तो क्या परसेंटेज बनती है, कैलकुलेटर पे करना, शाबाश, हर एक कैलकुलेटर पे करें। अगर 50 ईयर्स लाइफ हो, मैं को मुझे परसेंटेज चाहिए तो चेक करना है 1/50 इंटू 100। अगर 5 ईयर्स लाइफ हो, अभी हमने कहा था इसका तो 5 ईयर्स का 20% बना था, ऐसे ही है। अगर 4 ईयर्स लाइफ हो, बात समझे हो, तो हमने क्या किया, कन्वर्जन की हमने यूजफुल लाइफ को की रेट में। स्ट्रेट लाइन मेथड है, जैसे यूजफुल लाइफ रेट में कन्वर्ट हो गई है ऐसे ही इस रेट को यूजफुल लाइफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों कर रहे हैं, देखिए आगे मुश्किल सवालों के अंदर ना हमें डिफरेंट चीजें चाहिए हुआ करेंगी, कभी रेट दे देगा लाइफ चाहिए हुआ करेगी, कभी लाइफ गिवन होगी रेट चाहिए हुआ करेगा, तो हमें ये कैलकुलेशन आनी चाहिए ना, ठीक है। तो हमने अगर रेट गिवन हो उसको लाइफ में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हम 1/रेट कर देंगे और रेट को करेंगे फ्रैक्शन में, यानी कि 10% है तो 0.1 लिखेंगे, 20% तो 0.2 लिखेंगे, 5% तो 0.05 लिखेंगे, ठीक है। जरा चेक करो, अगर 10% को लाइफ में कन्वर्ट करना तो मैंने कहा 1/परसेंटेज करो,
1 ओवर रेट करो तो 1 ओवर 0.1 क्या आंसर आया? 100 से मल्टीप्लाई करना, हमने डेज निकालने, ठीक है। 1 ओवर 0.1 क्या आया? 10 ईयर। 1 ओवर 0.05 20, चेक हो रहा है। 1 ओवर 0.02 जो कह रहा हूं पहले वो करो सर, ये सर वो 1 ओवर 0.02, इसका मतलब लाइफ को रेट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है और रेट को लाइफ में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर्मूलाज आपके सामने मैंने लिख दिए, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सर ये वाला कौन था? कौन था सर ये वाला? हाँ एक ही गल है भाई, कह रहे हैं अगर 1 ओवर 10% भी कैलकुलेटर पे लिखे ना, कोई मेरे जैसे भी कैलकुलेटर लेकर चल जाते हैं। साइंसदानों वाला नहीं होता, वो इंसानों वाला होता है। सोचते तो उसमें ना निकल सके, इतना परसेंटेज का बढ़ा ही ना हो। बार भाई कह रहे हैं कि 1 ओवर 10% भी कैलकुलेटर लिखेंगे तो आंसर सही आएगा। बच्चों की आसानी के लिए उन्होंने फरमाया। लेकिन ये लाल वाली बात तो आपने तस्वीरों में लाई ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दिस इज एप्लीकेबल ओनली अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब दूसरा मेथड पढ़ेंगे तो फिर दूसरा फर्क देंगे ना, फिलहाल तो पढ़ा यही मेथड है, ठीक है। सही है, क्लियर है, चलिए। अच्छा जी, अब मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा मसला है कि मैं आपको ये वाला सवाल करवाऊं। फर्क सिर्फ ये है, मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट काम करवाना है ना अगले 5-7 मिनट में। मिस्टर आतिफ हैज परचेज एन एसेट ऑन यकम अप्रैल 2004 फॉर 50,000, रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000। मैं यहीं पे ही कर देता हूँ सॉल्व ये सवाल से, क्या याद करेंगे जी। जी सही है ना। अच्छा जी, आप जरा क्विकली देख लें इधर इस सवाल को। मेरे पास टाइम नहीं है वैसे सवाल करने का, पता नहीं आप क्यों ऐसे कह रहे हैं, ये सवाल भी करवा दें। 1/4/2004, खुद कुछ ना करना। 1/4/2004 पे एसेट खरीदा 50,000 का। 31 दिसंबर 2004 आया, डेप्रीसिएशन करनी थी। अब कॉस्ट कितनी है? 50,000। रेजुअल वैल्यू भी सवाल में गिवन है 10,000, लेकिन रेट दे दिया तो कोई बात नहीं, इनटू रेट कर दो। पर एक मसला है, एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए डेप्रीसिएशन के अंदर आपको 9/12 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ भैया। आप भी 50,000, ठीक है जी। माइनस करोगे, डेप्शन कितनी आई? 7,500। ऐसे बोलना कि मुझे पहली बार में समझ ना आए, ठीक है। हाँ, खजल करो मुझे। उसके बाद 31 दिसंबर 2005 आएगा, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी होगी तो 50,000 माइनस 10,000 इंटू रेट करोगे, कोई फ्रैक्शन नहीं लगाओगे, क्या आंसर आएगा जी? 10,000 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा काम, ठीक है ना। और सही है, यहाँ बुक वैल्यू निकाल लेना, यहाँ बुक वैल्यू निकाल लेना, सवाल कंप्लीट कर लेना, ये हो जाएंगे। आज का जो हैंडआउट आपको मिला है उसके सवाल को मैंने पिछली क्लास में 2 से 3 मिनट में बस यहीं पर ऐसे ही बना दिया था। अगेन आपको पता है आपकी शामत, एक सवाल थोड़ा सा समझाया, ये पूरा भी करना पड़ना है, ये पूरा भी करना पड़ना है, और नीचे देखो होमवर्क में 1 2 3 बस। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हैंडआउट के अंदर जो मैंने टीए को दिया हुआ है पूरे का पूरा, उसमें इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन मैंने उनको भी मना कर दिया था सोल्यूशन देने से। कल आप क्लास में आएंगे तो आपको पहले से सोल्यूशन अवेलेबल मिलेगा, मेरे आने से भी पहले आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तो मिल जाए तो आप फिर सोल्यूशन की मोहताजी से ही चलेंगे, सोल्यूशन देके सवाल कर लेंगे। अब आपने करना क्या है, देखिए। रिक्वायरमेंट है एसेट अकाउंट बनाओ और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाओ। बना लेते हैं जी। अकाउंट बनाने कौन से मुश्किल है, ठीक है, अभी तक बनाते ही आए हैं। मिस्टर बाबर परचेज फॉलोइंग एसेट्स। 1 अप्रैल 2009 को मिस्टर बाबर ने 2 लाख का एक एसेट खरीदा। क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये 1 अप्रैल को आपने एंट्री पास की, एसेट डेबिट। कोई नोट ना करे, कोई नोट ना करे, सब जबानी करना है, देखना है आपने। एंड पे मैं तस्वीर बनवा दूंगा, चलो जी। ये जर्नल एंट्री फिलहाल मैंने वैसे ही की है, रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्री नहीं है, रिक्वायरमेंट अकाउंट्स है, तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से जी? 2 लाख से। अब इस एंट्री को अकाउंट में पोस्ट करना है, तो कैश का लेजर सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है। यहां वो 3 सवाल काम आएंगे जो एक दिन समझा के लेकिन फिर होमवर्क में दिए थे, 2 बार होमवर्क में गए थे, जिनसे डेबिट क्रेडिट का अकाउंट बनाना था, ठीक है। आधी एंट्री दिमाग में, आधी पेज पे। एसेट डेबिट दिमाग में, कैश क्रेडिट। एसेट का लेजर ओपन करोगे और 1 अप्रैल 2009 पे एसेट का अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है? डेबिट। एंड में तस्वीर बनाना, ठीक है।
फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या हुआ? यकम जून 2009 पे 3 लाख वाला एसेट खरीद लिया, आपका स्टैंडर्ड मौजूद है, तो क्या इसकी एंट्री बदल जाएगी? कोई नहीं बदलेगी, एंट्री एडिशन की तो वही रहनी है। क्या एंट्री है जी? यकम जून 2009 पर एंट्री है एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख, यही एसेट के अकाउंट के अंदर भी एंट्री आ गई, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट यकम जून 9 पर 3 लाख से, और यही क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगी। ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यही अगले पीरियड का ओपनिंग भी बनेगा। ये सब कुछ आपको सिखाने का मकसद ये था, असल में सारा कुछ सिखाया जा रहा था अब, ठीक है। ब्रॉड डाउन हो गया। अच्छा, ब्रॉड डाउन बाद में देखेंगे। कैरी डाउन ये हो गया एसेट का अकाउंट। इस साल के एंड पे कुछ और होने से रह तो नहीं गया? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट और उसकी एंट्री भी करो। ये तो 2 एसेट्स हमने खरीदे हैं, इनको डेप्रिशिएट भी तो करना है, नहीं करना? तो एक वर्किंग करनी पड़ा करेगी हमें, उसको हम कहा करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसका मुकम्मल फॉर्मेट फिलहाल क्या है? ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लिया करेंगे और फिर एडिशंस पर लिया करेंगे। मसला क्या है कि अभी तक ओपनिंग एसेट्स हमारे पास है ही नहीं, कि हैं? तो पहले साल में कोई ओपनिंग नहीं है, ये दूसरे साल में ओपनिंग बन रहा है। पहले साल में ओपनिंग होता तो उसकी एंट्री क्यों करते 2 लाख की? 2 लाख ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग की तो एंट्री होती नहीं है, क्लोजिंग की तो एंट्री होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग था नहीं। हाँ, एडिशंस के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल ली, कॉस्ट माइनस वैल्यू इनटू रेट इनटू 9/12 और स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया टोटल 32,500। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री है, जरा ध्यान से सुनना, मैं तस्वीर एंड पे बनवाता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या? एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, और ये क्या है? एसेट की वैल्यू में कमी है। तो एसेट की वैल्यू में कमी को क्या कहते हैं? क्रेडिट। तो असल में तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, और ये एंट्री सही भी है, ये करेंगे भी सही आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एंट्री बिल्कुल सही है, ओके, ये एंट्री बिल्कुल सही है, और हम ये एंट्री करेंगे भी सही पास। लेकिन फिलहाल अच्छी प्रेजेंटेशन है ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये जरा अच्छी वाली प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और आदि होगी यार, ये एसेट की डेप्रिसिएशन जो है उसकी एंट्री दोबारा कर देता हूं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, ये 32,500 से बिल्कुल ठीक एंट्री है, आने वाले दिनों में करेंगे भी सही। लेकिन फिलहाल ये एंट्री नहीं करनी, एक बेटर प्रेजेंटेशन है। वो बेटर प्रेजेंटेशन क्यों है, ये कल सारी तफसील से बात करूंगा। फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखें, आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री ऐसे होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है दिमाग के अंदर, बस करो इस अकाउंट को भी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिमाग में, डेबिट रिक्वायर्ड नहीं है ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिक्वायरमेंट में देखो क्या लिखा हुआ, एसेट अकाउंट बनाओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट नहीं मांगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ये फर्क क्या है कल पता लग जाएगा इंशाल्लाह। सिर्फ ये 2 अकाउंट्स बनाए, घर पे कोशिश की करेंगे ना जब, तो ये एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन दिमाग में डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,000 से क्रेडिट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा, यहाँ पे डेट लिखी, इसका भी क्लोजिंग आ गया। ये भी अगले साल ओपनिंग बन गया, और यहाँ पे एसेट का अकाउंट अगले साल ओपनिंग बन गया। कुछ समझ आ रही थोड़ी? ये एफर्ट करनी है, नहीं समझ आ रही तो बहुत अच्छी बात है, एफर्ट करके ना तो क्लास से निकाल दूंगा, ओके। मैं तस्वीर बनवाता हूं, अगली बात सुनो। ये जो एडिशन है मैंने क्यों छोड़ दिया था, ये दरअसल अगले साल के अंदर आ रहा है, 2010 में। अब 2010 में जब आप जाओगे तो 2010 के अंदर सबसे पहले तो ये ओपनिंग पड़ा होगा। अब नया एडिशन जो है वो यहां पर आएगा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, डेट शीट लिखोगे, और फिर इस साल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में जाओगे तो ओपनिंग पर भी डेप्रिसिएशन होगी अगले साल। क्यों? पिछले साल जो 5 लाख एसेट आए थे, इस साल ओपनिंग बन जाएंगे, तो सबसे पहले उन पर डेप्रिसिएशन रेट लगेगा, और कोई फ्रैक्शन भी नहीं लगेगा। क्यों? पहले दिन से आखिरी दिन तक रहेंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा, इसी तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करोगे, और इसी तरह से क्लोजिंग निकलेगा। ये सब कुछ मैं कल खुद करवाऊंगा। इनफैक्ट ये वाला सवाल भी मैं दोबारा कल करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ उन बच्चों क्लास में बिठाऊंगा जिन्होंने गलत सलत कोई ना कोई अटेम्प्ट इसकी भी की होगी, और होमवर्क वाले 3 सवालों की भी की हुई होगी, जैसी भी होगी। मैंने सही करने का तो कहा ही नहीं सवाल। एक ये करवाऊंगा, अगले 3 का सोल्यूशन क्लास में दूंगा, आप लोग खुद चेक कर लेंगे। कोई एक सवाल नया भी आपसे क्लास में करवाऊंगा, फिर अगला काम की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो प्लीज एफर्ट करके आइएगा, इसकी तस्वीर बना लें, एंट्री छोड़ें, बस बाकी इस चीज की तस्वीर बना लें। एसेट का अकाउंट बनाना है, वो रिक्वायरमेंट्स बेटा लिखा होगा, एसेट अकाउंट एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है। इस सवाल का जल्दी कर लो, हाइब्रिड वाले तुम लोगों के हाथ ही देखे जा रहे हैं। कोई बच्चा सेल्फी तो नहीं बना रहा हाइब्रिड वाला, बताना जरा। कोई बच्चा ऐसे कैमरा करके अपनी सेल्फी बना रहा हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। हम तो तस्वीर बना रहे हैं लेक्चर की। देखें मिस महक, देखें आई हुई, देखें जरा भाई आमिर भाई बाहर देखें, मिस महक तो नहीं जी, तस्वीर खिंच चुकी हैं। होमवर्क के सवाल ट्राई करने हैं, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।